नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करेंगे अहम खबरों का। शुरुआत बद्दी की खबर के साथ, जहां सिरमौर की रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको ये बता दें कि सिरमौर की नाबालिग लड़की की फ्री फायर गेम एप्लीकेशन के जरिए दीपक चौधरी नाम के युवक के साथ दोस्ती हुई। फिर सोशल मीडिया में बातचीत होने के बाद फोन पर बातें शुरू हुई और मुलाकात के दौरान युवक ने ब्लैकमेल कर उसके साथ संबंध बनाए। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने मामला दर्ज कर इस मामले की पुष्टि की है। तो बद्दी में ये मामला सामने आया है और जगत सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जगत, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पाई हैं? पुलिस से आपकी बातचीत हुई, मामला दर्ज कर लिया गया है, युवक को क्या हिरासत में ले लिया गया है पूछताछ के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिरमौर जिला की रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की थी, जो कि सोशल मीडिया पे पहले एक बद्दी में कार्यरत प्रवासी व्यक्ति के साथ सोशल मीडिया पर इसकी दोस्ती हुई और उसके बाद फोन पर इनकी बातें, आपस में एक दूसरे का नंबर लेकर बातचीत शुरू हो गई। फिर लड़की यहाँ लड़के ने मिलने के लिए बुलाया लड़की को बद्दी में, तो बद्दी में किसी निजी होटल में ले जाकर उसके साथ पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसकी वीडियो वगैरह बना ली और उसके बाद लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए, जिसके बाद तंग आकर लड़की ने पुलिस थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई। तो उसके बाद अभी पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जो जांच है वो शुरू कर दी है। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता से हमारी इस मामले में बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा है कि नाबालिग बच्ची का मामला है तो इसमें पोस्को एक्ट भी लगा हुआ है और 376 के तहत पुलिस जो है आगामी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी जैसे ही मामला दर्ज हुआ तो उसके बाद जो आरोपी था वो फरार है। फिलहाल उन्होंने कहा कि जल्द ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो या इस तरह की दुराचार की घटनाएं हैं जो नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बढ़ रही है, जरूरत है कि बच्चियों को सचेत करने की, जागरूक करने की, और अब देखना होगा कि पुलिस कब इस आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर पाती है और कब इस बच्ची को इंसाफ मिल पाता है। ठीक है, बिल्कुल जगत, नजर आप बना के रखें। कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और पूरे हिमाचल में कांग्रेस आज पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जयंती विकास दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पुत्र और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, साथ ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में कांग्रेस के कई बड़े नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान कई लोग भावुक भी हो गए। वहीं संजौली में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जन नायक और युग पुरुष और हम सब के प्रेरणा के स्रोत जो हैं वीरभद्र सिंह जी, उनको आज हम याद कर रहे हैं उनकी जयंती पे। और उन्होंने 60 साल तक हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया और अंतिम समय भी वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे जब उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। और हिमाचल प्रदेश के विकास पुरुष जिनको कि हम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हिमाचल कहते हैं। और अगर हम डॉक्टर वाई.एस. परमार को याद करते हुए हिमाचल निर्माता की संज्ञा देते हैं, जिन्होंने हिमाचल बनाया, तो हिमाचल को संवारा और हिमाचल के जो मौजूदा प्रारूप है उसको यहाँ तक पहुँचाने में माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मुझे एक ऐसे जननायक का सुपुत्र होने का मौका मिला है जिन्हें हिमाचल प्रदेश में, जैसा अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा,
कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को देखा जाता है। हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल भी है और उसके साथ साथ भावनात्मक पल भी है और उसके साथ साथ एक प्रण लेने का दिन भी है कि हम सबको हिमाचल प्रदेश में उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलने की आवश्यकता है। जिस सोच के साथ उन्होंने हमेशा राजनीति करी, हर क्षेत्र, चाहे चंबा है, पांगी भरमौर है, सिरमौर है, कांगड़ा है, हमीरपुर है, हर इलाके का समान विकास किया, हर इलाके को आगे लेकर आए। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जयंती है और पूरे हिमाचल प्रदेश में उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि जब उनका समय था तो उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश का एक समान विकास किया। उनकी डिक्शनरी में ना तो कोई जात पात थी, ना कोई क्षेत्रवाद था, ना कोई भाई भतीजा बात। हिमाचल प्रदेश का हर कोना उनके लिए बराबर था और हर कोने में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो उनके समय में एक समान विकास हुआ है और कांग्रेस पार्टी उनको जो है वो आज सशस्त्र नमन कर रही है। ऐसे महान जननायक जो है वो कभी कभी पैदा होते हैं इस धरती के ऊपर, तो आज पूरा प्रदेश जो है वो उनकी जयंती मना रहा है। आगे बढ़ेंगे। सिरमौर में कई स्थानों पर पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का उनकी जयंती पर उन्हें याद किया गया। नाहन के कांग्रेस भवन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धासुमन अर्पित किए। नाहन कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष ज्ञान चौधरी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के आधुनिक निर्माण में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का अहम योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के सर्वमान्य लोक नायक नेतृत्व करते रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की 7 बार सेवा की है। हिमाचल प्रदेश को नया रूप देने के लिए, आधुनिक हिमाचल के निर्माण के लिए उनकी अभूतपूर्व सेवाएं हिमाचल वासी हमेशा हमेशा याद रखेंगे। लाहौल स्पीति में भी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्री फूनचोक राय, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राम सिंह और अन्य ने काजा गोम्पा में दीप प्रज्वलित कर वीरभद्र सिंह को याद किया। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले रामपुर इलाके के सैंज में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहां उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर उनकी पत्नी और सांसद प्रतिभा सिंह, बेटे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधायक मोहनलाल ब्राक्टा, नंदलाल और कुलदीप राठौड़ मौजूद रहे। हिमाचल भाजपा की ओर से सभी बूथों पर बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश कार्यालय दीप कमल में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत की एकता में बड़ा योगदान रहा है और उनका सपना है कि देश एक होकर ही आगे बढ़े। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन, विधायक हंसराज, विनोद ठाकुर, भाजपा पदाधिकारी पायल वैद्या, संजय सूद, प्यार सिंह, शिशुभाई धर्मा, संजय ठाकुर के साथ कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक बहुत बड़ा योगदान, भारत एक होकर के आगे बढ़े और ऐसे में जो परमिट सिस्टम की एक व्यवस्था थी जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, उस व्यवस्था को उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के पश्चात निर्णय किया कि अगर इस सारे मामले को लेकर के पार्लियामेंट तय नहीं करती है तो मैं उल्लंघन करके सारे नियमों का और कश्मीर की सीमा में प्रवेश करूंगा बिना परमिट के। और उस दृष्टि से उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो हम हमेशा बात कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, और आज हमारे लिए और बड़ा प्रसन्नता का विषय ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ते हुए धारा 370 जो रह गई थी उसको भी समाप्त करने में हमने सफलता हासिल की। और ऐसे में सही मायने में अगर कहूँ कि हम सबका मार्गदर्शन, हम सबको सारी चीज़ के लिए, प्रेरणा के लिए कोई स्रोत के रूप में
काम करने के लिए जिनने अपना जीवन का बलिदान दिया, ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और उनके बलिदान को अब सदैव स्मरण करते हैं और आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है और शुरुआती 6 महीनों में ही सीएम के दावों की पोल खुलना शुरू हो गई है। विपक्ष के सहयोग के बावजूद सरकार वाटर सेस लागू नहीं करवा पा रही है। न्यू एक्साइज पॉलिसी में केवल 13% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सीएम ने 40% का दावा किया था। इसके इतर सरकार ओवरड्राफ्ट को भी छुपाने की कोशिश कर रही है। 6 महीने के कार्यकाल में 7,000 करोड़ का ऋण सरकार ले चुकी है। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के हैं। बजट प्रस्तुत हुआ और बजट प्रस्तुत होने में 2 चीजों पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस, मतलब बहुत ज्यादा बात कही उन्होंने, और जिस पर अभी भी वो भाषण देते हैं। एक कहा कि हम वाटर सेस लगाएंगे और वाटर सेस लगाने के लिए हमने भी सदन के अंदर उसमें सहयोग की दिशा में आगे बढ़कर के सरकार का विरोध नहीं किया हमने कि प्रदेश की अगर आय बढ़ती है तो अच्छी बात है, प्रदेश का विकास होगा। लेकिन हकीकत हमारे सामने जब आई उसमें अब देख रहे हैं कि वाटर सेस पर आपके हिमाचल प्रदेश में जो है वो लिटिगेशन में मामले इतने सारे आगे और उस काम को मुझे नहीं लगता कि अंजाम तक लगाया जा सकता। और दूसरे प्रदेशों में, जो 2 प्रदेशों में वाटर सेस लगाया भी है, उसमें उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर है, वहां भी सफलता जो है आशा के अनुरूप नहीं मिल पाई है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस बात को लेकर के कांग्रेस के नेता बहुत, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, हकीकत को जानते नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है? कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में एक्साइज की जो नई पॉलिसी लाई उसमें हमने बिडिंग की और सर्कल बड़े बड़े बना करके उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े ठेकेदारों को उसमें जो है वो लाभ पहुंचाने की दृष्टि से प्रयत्न किया, प्रयास किया और कहा कि हमारे 40% जो है हायर साइड में गए। और उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि 40% इंक्रीज के साथ उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था एक्साइज से। फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास डिटेल आ गई, इंक्रीज जो ग्रॉस जो है टोटल बन रही है जो वो सिर्फ 13% बन रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी शुरू के साल में बिडिंग की थी, उसमें इंक्रीज आई, उसके बाद कोविड का दौर आया और उस कोविड के दौर के कारण हिमाचल प्रदेश की जो सारी आर्थिकी प्रभावित हुई और उसमें हमारी एक्साइज के रेवेन्यू पर भी उस पर इंपैक्ट आया। लेकिन आज तो कोविड नहीं है। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नूरपुर से आपको खबर देंगे, जहां 4 लेन निर्माण के चलते 220 केवी बिजली घर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पानी की निकासी न होने के चलते बारिश में इस बिजली घर में पानी भर सकता है। जेई पवन मोहाल ने बताया कि 4 लेन निर्माण के चलते सड़क का लेवल बिजली घर से बहुत ऊंचा हो गया है। अभी से हल्की बारिश से ही बिजली घर में पानी घुस रहा है और अगर जोरदार बारिश हुई तो भारी जल भराव के कारण करोड़ों के उपकरण खराब हो सकते हैं। इस ज्ञापन पर एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने कहा कि 4 लेन निर्माण कंपनी को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत इस समस्या से निजात दिलाने के आदेश दिए जा चुके हैं। देश की सरकार से भी कहना चाहूँगा, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप कम से कम बिजली घर में आकर के आप विजिट करिए, आप यहाँ करके देखिए, इसका मुआयना करिए कि पानी की वजह से कितना नुकसान हमारे जो बिजली के उपकरण लगे उनको होगा। अगर समय रहते अगर फिर भी हमारा डिमांड फिर से भी रहेगा, अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है और बिजली बोर्ड को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। 220 kV का जो हमारा मेन सबस्टेशन है वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम ना होने करके जब वो मैनेज की रोड है उसकी जो हमारी एम्बैंकमेंट थोड़ी ऊपर चली गई है, तो इनका कहना है कि वहाँ से जो पानी है वो सारा अंदर जा रहा है और वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा और इससे इनके जो मेन 220 kV का सबस्टेशन है उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए मैंने अभी एनएच से बात भी कर ली है, तो मैं इसको पर्सनली स्पॉट विजिट भी कर लूँगा और इसको हम जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे और चंबा से बड़ी खबर, जहां देर रात कुछ शरारती तत्वों ने रात 1:30 बजे सड़क पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। 3 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी में आग लगा दी। घटना चंबा साहूमार की है। स्थानीयों का कहना है कि वो रोज की तरह अपने वाहनों को सड़क किनारे लगाकर घर गए थे, लेकिन रात 1:30 बजे जब आग लगने का पता चला तो सड़क किनारे खड़ी 3 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी में आग लगी हुई मिली। स्थानीयों ने पुलिस से दोषियों को पकड़ने की मांग भी की है। आई थिंक 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे बाहर हमें कुछ जलने की लाइट आई। लाइट उस टाइम थी नहीं और जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि बाइक में आग लगी हुई थी और सर चले यहाँ पे जितने को बुलाया जहाँ पे सारी गाड़ी जो सारे बाहर आए, जो आसपास की गाड़ियाँ थी वो उन्होंने बचा ली। कुछ आई ही 10 हाँ जी 2 मोटरसाइकिल ना स्कूटी है, अंदर ज़्यादा रिक्शा में रहा। आगे बढ़ते हैं। कुल्लू की मणिकरण घाटी में हर साल पर्यटकों के लापता होने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में घाटी का नाम भी बदनाम हो रहा है, जिसके चलते मणिकरण घाटी के होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन ठाकुर ने कहा कि आने वाले पर्यटकों को होटल की रिसेप्शन पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं और पर्यटकों को गाइड के साथ घूमने जाना जरूरी होगा। उन्हें ट्रैकिंग रूट पर सोलो ट्रैकिंग पर ना जाने की सलाह दी जाए। प्रशासन भी सूचना बोर्ड के जरिए पर्यटकों को ये जानकारी साझा करे। और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जो है वो जिला प्रशासन और पुलिस जो है वो सख्त कदम उठाए। जितने भी जो ढाबा, रेस्टोरेंट और जो जगह पर जहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं नदी के किनारे, तो उनको वहाँ से रोका जाए। अगर कोई टूरिस्ट मानता नहीं है तो उसको फाइन किया जाए और उसको जो है वो पुलिस चौकी में बुलाया जाए, उसको पूछा जाए कि भाई आप लोग क्यों जाते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारी जो मिसिंगें हो रही है, ये नदी में गिरने से हो रही है। चंबा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बघईगढ़ स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक भी प्रवक्ता न होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसके चलते छात्र और छात्रा परेशान हो रहे हैं। इसके लिए कई बार स्कूल प्रबंधन ने भी सरकार से मांग की है। स्कूल में 250 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन 10वीं तक की स्टाफ भी पूरा नहीं है। छात्र छात्राओं ने सरकार से जल्द स्टाफ की कमी को पूरा करने की मांग उठाई है।
बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी समय से। उसमें सबसे प्रमुख जो है वो है स्टाफ की कमी, जिसमें लेक्चरर की जो पोस्ट है काफ़ी सालों से खाली चली हुई। लगभग जब से हमारा स्कूल यहाँ पर अपग्रेड हुआ है, +2 हुआ है, तब से लेकर अभी तक फुल फ्लैज कोई भी स्टाफ नहीं है। पर की जो क्लासेज हैं वहाँ पर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी और कंप्यूटर साइंस, उसके लिए जितने भी लेक्चरर हैं उनकी सभी पोस्ट खाली चली हुई हैं। और वर्तमान में हमारे पास निचले स्तर पर भी मेडिकल की पोस्ट खाली चली हुई है। यहाँ पर स्टाफ की बहुत ही कमी है। यहाँ पर ना ही हिस्ट्री के लेक्चरार हैं, ना ही पॉलिटी के लेक्चरार हैं, और ना ही इंग्लिश के, और ना ही कंप्यूटर साइंस के। और यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जिन्हें हम रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम रख सकते हैं। यहाँ पर ना ही इकोनॉमिक्स है और ना ही एग्रीकल्चर है। पिछले 1 साल से जब से सर हमारे यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगीगढ़ स्कूल बना है, तब से यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है। यहाँ से +1 और +2 की कक्षा जहाँ पे 50 से अधिक बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका भविष्य जो है सर अंधकार में है। ये तो सर हमारे स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, और सर हमारे लोकल स्टाफ हैं श्री वेदव्यास एंड श्री बंसीलाल सर, जो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लोकल टीचर होने के नाते सर वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। सर मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में एक भी स्टाफ नहीं है, तो प्लीज़ हमारी और भी ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा से आपको खबर देंगे जहां मानसून सीजन के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांगड़ा और चंबा में पेयजल सप्लाई, सिंचाई और फ्लड कंट्रोल जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इसे लेकर जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन में विभागों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। धर्मशाला जोन के IPH विभाग के चीफ इंजीनियर सुरेश महाजन ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की है, देखिए। जल शक्ति विभाग के पास यहाँ पर पहुंचे हुए हैं धर्मशाला में, और धर्मशाला जोन में क्योंकि कांगड़ा और चंबा दोनों ही आते हैं, और मेरे साथ इस वक्त जो है वो चीफ इंजीनियर सुरेश महाजन जी हैं। मैं सबसे पहले तो सर आपका न्यूज 18 पर बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि अभी अभी आपने यहाँ पर ज्वाइन भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग ने ये काम कर लिया है कि हर घर तक जो नल वाली बात जो की जा रही थी, क्योंकि सन 80 के दशक और 90 के दशक से ये बात चली आ रही है कि भाई हर घर तक जो है वो नल पहुंचे और जल पहुंचे, तो उस दिशा में काम मुकम्मल हो चुका है विभाग का। आज हर घर में नल भी है और जल भी है। इस दिशा में जो अभी हाल ही में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभाग ने काफी हद तक लगभग 98% के आसपास जो है वो नल जो है हमने स्थापित कर दिए हैं। तो जो घर नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि 98% या इस तरह जो नहीं है, वो कौन लोग हैं जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कौन सी जगह है वो? नहीं, ऐसा एक जो सर्वे हुआ है उसके अंतर्गत हमारे पास एक विस्तृत हर एक घर का सर्वेक्षण हुआ है, और उस दिशा में जो है 100% को अचीव करने का बड़ी जल्दी ये जुलाई में हम ये जो है ये 100% टारगेट जो है नल लगाने का अचीव कर लेंगे। और मार्च 2024 तक हम हर नल में जो है पर्याप्त मात्रा में और गुणवत्तापूर्वक जो नल है वो नियमित रूप से हर रोज उसको पानी मिले, ऐसी व्यवस्था को इंजाम देने की और हम अग्रसर है। तो कैसे शिकायत आप तक कैसे की जाए अगर किसी को कोई ऐसे पीड़ित है कोई? तो देखिए आज की डेट में हमारे पास अलग अलग पोर्टल्स अवेलेबल है। ये एक ईमेल के माध्यम से है, एक 1100। और इसी बीच बात करते हैं एक बड़ी खबर की, राजधानी शिमला से मिल रही है, जहां सीनियर IPS अधिकारी सतवंत अटवाल अब DGP का कार्यभार संभालेंगी। DGP संजय कुंडू के छुट्टी पर जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। ADG विजिलेंस का कार्यभार भी सतवंत अटवाल ही संभालेंगी। IPS राकेश अग्रवाल ADG होमगार्ड का कार्यभार संभालेंगे। इसको लेकर अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी शिमला में यह निर्णय लिया गया है। सीनियर IPS अधिकारी सतवंत अटवाल अब DGP होंगी, और DGP संजय कुंडू के छुट्टी पर जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। ADG विजिलेंस का कार्यभार भी यही संभालेंगे। इसके अलावा IPS राकेश अग्रवाल ADG होमगार्ड का कार्यभार संभालेंगे। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें, यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। मौजूदा DGP संजय कुंडू के छुट्टी पर जाने के बाद सरकार ने यह बड़ा निर्णय यहां पर लिया है। सतवंत अटवाल अब DGP का कार्यभार संभालेंगी। इसके इतर ADG विजिलेंस का अतिरिक्त कार्यभार भी यही संभालेंगी। वहीं IPS राकेश अग्रवाल ADG होमगार्ड का कार्यभार संभालेंगे। और अमेरिका में राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में PM मोदी के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भारत से कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता मुकेश अंबानी शामिल हैं। ये रात्रि भोज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से दिया गया था। तो तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं, जहां
अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इस खास रात्रि भोज में भारत से कुछ प्रभावशाली हस्तियों ने शिरकत की थी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी शिरकत की। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।